दोस्तों, प्यार और मोहब्बत के आप लोगों ने बहुत सारे किस्से सुन रखे होंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग एक बार को हंस भी सकते हैं और आप लोग को एक तरीके से आश्चर्य भी होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आज की इस घटना के अंदर एक महिला जिसको अपने भांजे की कुछ इस कदर लत लगती है कि वो अपने भांजे से संबंध बनाती है, और जब उसका पति उसके लिए रोकता है, उसे टोकता है, तो वो नागिन बन जाती है और नागिन भी बनती है सच में। और जब ये खबर हर तरफ फैलती है तो हर कोई हैरान होता है, परेशान होता है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि इस खबर पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि कहानी फेक है, इसलिए मैं पेपर की कटिंग बराबर में लगा दूंगा। आप लोग उस पेपर की कटिंग से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहानी जो है वो 100% सच है। और दोस्तों, आज की घटना के बारे में परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उनके सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में अंत में मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग बस अपना कमेंट्स जो है वो आज के इस वीडियो पे ड्रॉप कर दीजिएगा। और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, छाती थाना। और दोस्तों, इसी छाती थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, मंगरौली। दरअसल इसी मंगरौली गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम हाकिम सिंह। हाकिम सिंह जिसकी पत्नी, जिसका नाम रामावती देवी, और इसकी टोटल 3 बेटियां हैं। दूसरे नंबर की जो बेटी है, इस बेटी का नाम है अर्चना। अर्चना जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है और पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अर्चना अपनी पढ़ाई कर रही होती है कि उसी समय जो हाकिम सिंह होता है, ये अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, अब क्यों ना कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। लेकिन उस समय ये अर्चना अपने पिता हाकिम सिंह से कहती है कि पिताजी, अभी उसे शादी नहीं करनी है, बल्कि उसे अभी आगे बहुत पढ़ाई करनी है और आपका नाम रोशन करना है। अब जब अर्चना अपने पिता से इस तरीके की बात कहती है कि वो पढ़ना चाहती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जो हाकिम सिंह होते हैं उनकी भी छाती एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है, और वो भी खुशी खुशी अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी ठीक है, तुम आगे की पढ़ाई करो। दरअसल अर्चना देखने में तो खूबसूरत थी ही, लेकिन पढ़ने लिखने में ये उतनी ज़्यादा होशियार थी, उतनी ही ज़्यादा तेज़ थी। अब अर्चना जो थी वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। दरअसल जो हाकिम सिंह है, इन्हीं के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राम सिंह। अब राम सिंह जो है, जो कि हाकिम सिंह की बिरादरी का ही व्यक्ति है, और इन दोनों के घरों के बीच में एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा मेल रस्म है, एक दूसरे के घर आना जाना, इसी तरीके की जो चीज़ें थी ये लगातार चलती रहती थी। दरअसल जो राम सिंह है, इसी का ही एक भांजा जिसका नाम रामेश्वर जो कि शेरगढ़ थाना का रहने वाला और बीए की पढ़ाई करता है। रामेश्वर एक दिन अपनी बुआ यानी कि राम सिंह के घर आता है, अपने फूफा के घर, और उसी समय अर्चना से इसकी मुलाकात होती है। जब अर्चना से इसकी मुलाकात होती है और ये अर्चना को देखता है, तो अर्चना की खूबसूरती देखने के बाद में ये एकदम से अर्चना की खूबसूरती का कायल हो जाता है, और बातों ही बातों में ये अर्चना को अपना दिल दे बैठता है। अब दोस्तों, रामेश्वर चूंकि अर्चना को पसंद करने लगा था, उसे दिल ही दिल में ये अपना दिल दे बैठा था। इस बार तो ये वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके मन में जो अर्चना की तस्वीर थी वो एकदम से बस चुकी थी। इसलिए ये बार बार अपनी बुआ के घर आता था, और जब ये अपनी बुआ के घर आता था तो इसी बीच में इसकी बारों बार मुलाकात जो थी वो अर्चना से होती थी। क्योंकि जो अर्चना थी और उनका जो पड़ोसी था राम सिंह, इनके घर में इनका आना जाना लगातार रहता था। अब जब बार बार अर्चना से मुलाकात होती है, बार बार जो रामेश्वर था ये अपनी बुआ के घर आता है, इसी बीच में आखिरकार जो रामेश्वर था और जो अर्चना थी, इन दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू होती है, एक दूसरे से जान पहचान होती है। फिर उसके बाद में इनमें दोस्ती होती है, और दोस्ती के बाद में दोस्तों वही चीज़ें, इन दोनों को आखिरकार प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब इन लोगों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, तो उसके बाद में जो रामेश्वर था ये लगातार जो अपनी बुआ के घर पे आता रहता था, और इन दोनों का जो प्यार का सिलसिला था वो इसी तरीके से चल रहा था। आप दोस्तों, जब इनका प्रेम प्रसंग चल ही रहा होता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो इश्क और मुश्क होता है ये छुपाए छुप नहीं पाता। इसी तरीके से जब ये चीज़ें चल रही थी, इसी बीच में जो अर्चना के पिता हाकिम सिंह थे, उनको किसी न किसी तरीके से इस बात की खबर हो जाती है कि उनकी बेटी जो अर्चना है, उसके प्रेम संबंध पड़ोस में रहने वाले राम सिंह के भतीजे रामेश्वर के साथ में है।
अब दोस्तों जब हाकिम सिंह को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, आग बबूला होते हैं। वो गुस्से में ही अपने पड़ोसी राम सिंह के घर जाते हैं। राम सिंह जो कि उनका काफ़ी अच्छा दोस्त भी था और उनके साथ में उनके जो मेल रस्म थे ये भी काफ़ी अच्छे थे। अब हाकिम सिंह राम सिंह से कहते हैं कि दरअसल तुम्हारा जो भतीजा है रामेश्वर, उसका आना जाना इस घर पे बंद कर दो, क्योंकि उसकी जो नज़दीकियाँ हैं मेरी बेटी के प्रति ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं वो मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जब राम सिंह ये बात सुनता है तो राम सिंह भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की जो कि हमारे घर आती है, उठती है, बैठती है, कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो समाज में बड़ी बदनामी होगी। इसलिए राम सिंह जो था वो अपने भतीजे रामेश्वर से कहता है कि तुम्हें मेरे घर पर बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल तुम मेरे घर पर जब ही आना जब तुम्हें बहुत ज़रूरी काम हो, और इस तरीके से अगर तुम मेरे घर पे आओगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ और फिर से जता के कहता हूँ कि तुम्हें मेरे घर पे आना भी है तो सिर्फ इस तरीके से आना है कि जब तुम्हें बहुत ज़रूरी काम हो, कुछ देर के लिए आना है और उसके बाद चले जाना है। अब दोस्तों राम सिंह जब रामेश्वर से इस तरीके की बात कहता है कि उसके घर पर आने की ज़रूरत नहीं है, जब वो अपने फूफा के द्वारा इस तरीके की बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं रामेश्वर को भी अब ये यकीन हो जाता है कि उसके और अर्चना के बारे में शायद इन लोगों को शक हो गया है या फिर इन लोगों को पता चल गया। उसके बाद में जो रामेश्वर था उसका आना जाना यहाँ पे बंद हो जाता है। इस तरीके से जो अर्चना और रामेश्वर की जो मुलाकात थी अब ये होना बंद हो जाती है। इधर दोस्तों जो हाकिम सिंह था ये अपनी बेटी अर्चना, इसका पूरी तरीके से घर से निकलना बंद कर देता है, इसको कहीं आने जाने नहीं देता है। अब दोस्तों इधर अर्चना और रामेश्वर की मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्यार था ये हमेशा उमड़ता रहता था, इसलिए ये अक्सर फ़ोन पे भी बात किया करते थे। और दोस्तों इसी बीच में जो हाकिम सिंह है यानी अर्चना की जो माँ है, जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया रामवती देवी, ये अपने पति हाकिम सिंह से आके कहती है कि दरअसल हमारी बेटी इससे पहले कुछ गलत काम कर ले, क्यों ना हम उसकी शादी करते हैं। जब हाकिम सिंह अपनी पत्नी से ये बात सुनता है तो उसको भी इस बात पर बिल्कुल यकीन हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है और हमें ऐसा करना चाहिए। अगर कहीं उसने अनजाने में, नादानी में अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद से जो हाकिम सिंह था ये अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश शुरू कर देता है। दोस्तों हाकिम सिंह अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश कर रहा होता है। फिर इसी बीच में ये अपने पड़ोसी राम सिंह के घर पर जाता है और राम सिंह के घर पर जाने के बाद में ये उससे कहता है कि दरअसल ये अपनी बेटी अर्चना के लिए एक लड़का ढूंढ रहा है, उसकी शादी करनी है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो राम सिंह जब अपने दोस्त हाकिम सिंह की ये बात सुनता है तो वो कहता है कि दरअसल उसकी नज़र में एक लड़का है जो कि उसकी रिश्तेदारी में है और इस लड़के का नाम बिहारी है। बिहारी जो कि अपने पिता के साथ में खेती किसानी का काम करता है। पिता जिनका नाम पतिराम है और उनके टोटल 3 बेटे हैं और जो बिहारी है ये दूसरे नंबर का है। अगर तुम चाहो तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं और ऐसा करो कि एक बार लड़के पर नज़र डाल लो, अगर लड़का पसंद आ जाता है तो उसके बाद में रिश्ते की बात को आगे चलाना। अब जैसे ही हाकिम सिंह ये बात सुनता है तो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है। उसके बाद में ये अपनी बेटी अर्चना का रिश्ता लेकर आखिरकार बिहारी के घर पर पहुंच जाता है। अब उसके बाद में जब ये बिहारी को देखता है तो बिहारी जो कि देखने में तो ठीक ठाक था, उसके बाद में जो हाकिम सिंह था उसको बिहारी पसंद आ जाता है और उसके साथ में ये अपनी बेटी अर्चना का रिश्ता तय कर देता है। इधर दोस्तों जब अर्चना को ये पता चलता है कि उसके पिता हाकिम सिंह ने उसका रिश्ता बिहारी नाम के लड़के से कर दिया है तो अर्चना तुरंत अपने प्रेमी को कॉल लगाती है रामेश्वर को और उससे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कोई फैसला लो, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा रिश्ता कर दिया है। अगर तुम देरी दिखाओगे इसमें तो मेरी शादी बिहारी नाम के लड़के से हो जाएगी और उसके बाद में मैं उसकी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। अब रामेश्वर जब ये बात सुनता है उधर अर्चना ये कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे भगा के ले चलो। लेकिन रामेश्वर उससे कहता है कि मैं तुम्हें भगा कर ले भी जाऊँ तो कहाँ ले जाऊँ, ना मेरे पास अभी नौकरी है ना अच्छा घर है। इसलिए जब रामेश्वर अपने हाथ खड़े कर देता है तो आखिरकार अर्चना जो कि अब मजबूर थी, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये खुशी खुशी अब बिहारी के साथ में शादी कर लेती है। अब दोस्तों अर्चना जो थी ये शादी करके बिहारी के घर चली जाती है। जब इधर रामेश्वर जो कि अर्चना का पहले का बॉयफ्रेंड था उसको जब पता चलता है कि अर्चना की शादी हो गई और किस व्यक्ति से हुई है, जब उसको ये पता चलता है तो वो एकदम चौंक जाता है। उसके बाद में वो सीधा अर्चना के नंबर पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि अर्चना, मैं रामेश्वर बात कर रहा हूँ और जिस व्यक्ति से तुम्हारी शादी हुई है दरअसल वो उसका सगा मामा है। जब अर्चना ये बात सुनती है तो मन ही मन में उसको भी अजीब सा लगता है कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती थी उसी के मामा से मेरी शादी हो गई। इधर जो रामेश्वर था इसके मन में कहीं ना कहीं गलत पुलाव पकने लगते हैं, इसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं कि अब उसकी जो प्रेमिका थी वो उसकी मामी बन चुकी है, जबकि रामेश्वर को चाहिए था
जब उसकी शादी नहीं हुई और वो उसकी मामी बन चुकी थी तो वो उसको भूल जाता। लेकिन रामेश्वर अब एक चाल चलता है। दरअसल रामेश्वर अब अपने मामा के घर लगातार जाना शुरू करता है। लेकिन रामेश्वर जब अपने मामा बिहारी के घर जाता है तो जो अर्चना थी ये रामेश्वर को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो रामेश्वर था ये अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटता है और लगातार अर्चना के घर किसी मौके की तलाश में जाता रहता है। और आखिरकार दोस्तों जो रामेश्वर था इसको एक दिन मौका मिल जाता है। दरअसल इस दिन जो अर्चना थी ये घर पर अकेली होती है। रामेश्वर जब अर्चना को उसके घर पर अकेला देखता है तो तुरंत वो उससे अपने दिल की बात कहता है। रामेश्वर अर्चना से कहता है कि दरअसल वो उससे अब भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। वह उससे शादी तो करना चाहता था लेकिन जो कंडीशनें थीं वो एक तरीके से फेवर में नहीं थी, जिस वजह से रामेश्वर अर्चना से शादी नहीं कर पाया। अर्चना से शादी करते हुए भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू भर लाता है। अब जब अर्चना ये बात सुनती है कि जो उसका पहले वाला प्रेमी था रामेश्वर, जो अब उसका भांजा है, वो उससे बेनतहा मोहब्बत करता है और आज भी करता है, तो अर्चना भी उससे अपने दिल की बात कहती है। दरअसल अर्चना कहती है कि मैंने तुम्हारे मामा बिहारी से शादी ज़रूर कर ली है लेकिन आज तक मैंने उसे अपने पति के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और मैं तुमसे उसी तरह मोहब्बत करती हूँ जिस तरीके से पहले करती थी। जब इस तरीके की बात अर्चना रामेश्वर से कहती है तो ये दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उसके बाद से जो चीज़ें थी ये फिर से पहले की तरह चलना शुरू हो जाती हैं जिस तरीके से पहले चल रही थी। अब उसके बाद में रामेश्वर जब भी अपने मामा के घर जाता, जब भी उसकी जो मामी थी जिसका नाम अर्चना, जब भी ये घर पर अकेली होती उसके साथ में ये शारीरिक संबंध बनाता। अब ये चीज़ें कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलती है लेकिन जब ये दोनों छुप छुप कर मिल रहे होते हैं उसी बीच में जो अर्चना थी ये एक दिन रामेश्वर से कहती है कि ऐसे हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे, बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग चलें और शादी कर लें और एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें। अब जैसे ही भागने की बात आती है तो रामेश्वर जो होता है वो अर्चना से कहता है कि हम भाग तो चले लेकिन अगर हम यहाँ से कहीं भाग कर चले गए तो जो मेरे मामा के घर वाले हैं एक ना एक दिन हमें पकड़ लेंगे। हम लोग शादी ज़रूर करेंगे लेकिन इसके लिए हमें कोई उपाय निकालना होगा। अब दोस्तों उसके बाद से जो अर्चना थी ये अक्सर अपनी सास से एक बात कहती और वो ये कहती कि जब वो सो जाती है रात को तो उसे एक सपना आता है और दरअसल उसके सपने में बड़े बड़े नाग आते हैं और वो नाग उससे कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में एक नागिन थी और बहुत जल्द ही हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे नागिन बनाकर। जब वो इस तरीके की बात अपनी सास से कहती है तो सास उसे बहुत ज़्यादा समझाती है, उसे बुझाती है, उससे कहती है कि दरअसल ये जो सपने होते हैं ये सब एक वहम होता है और ये सपने हकीकत से बहुत दूर होते हैं। लेकिन जो अर्चना थी यह आए दिन उससे इसी तरीके की बातें करने लगती है और दोस्तों इसी तरीके से जब समय गुजरता है तो एक दिन जो बिहारी होता है ये दोपहर के समय जब अपने खेत से कामकाज कर कर जल्दी घर वापस आता है तो देखता क्या है इसका जो भांजा है जिसका नाम रामेश्वर वो उसकी ही मामी के साथ में यानी जो बिहारी की पत्नी थी अर्चना उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब बिहारी इस तरीके से अपनी पत्नी को देखता है उसके ही भांजे के साथ में तो ये बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। अब जैसे ही रामेश्वर देखता है कि उसका मामा बिहारी घर में आ चुका है वो तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद में जो अर्चना और बिहारी थे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता है। लेकिन दोस्तों अर्चना अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय जो बिहारी था उससे झगड़ा तकरार शुरू कर देती है। अब जब इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है तो इस बात पर बिहारी भी उस अर्चना को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना देता है और उसके बाद से जो इनके बीच के रिलेशन थे ये काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट में पहुंच जाते हैं और आए दिन अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा था। अब दोस्तों जब इन लोगों के बीच में लगातार झगड़ा होने लगा था, लगातार तकरार होने लगी थी तो आखिरकार जो अर्चना थी ये अपने पति से रूठ कर अपने मायके चली जाती है और जब ये मायके चली जाती है तो जो बिहारी था ये अपने माता पिता से इस बारे में जिक्र भी नहीं करता कि उसकी पत्नी किस हाल में पकड़ी गई थी या फिर इन दोनों के बीच में कोई विवाद है। लेकिन उसके बाद में ये एक फैसला करता है कि ये अपनी पत्नी को लेने भी नहीं जाएगा। और दोस्तों जो अर्चना थी जब ये अपने मायके बैठ जाती है तो उसके बाद में 1 महीने का समय गुजरता है, 2 महीने का समय गुजरता है, बिहारी एक दिन भी अपने ससुराल तक नहीं जाता है, ना उसको फ़ोन करता है और होते करते दोस्तों ऐसे लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है लेकिन बिहारी ना उसके घर से कोई भी व्यक्ति अर्चना को लेने नहीं पहुंचता है। जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो जो हाकिम सिंह होता है अर्चना का पिता वो एक दिन अपने संबंधी जिनका नाम मैंने आपको बताया था पतिराम उनको कॉल करता है। उनको कॉल करने के बाद में कहता है कि सब खैरियत तो है, क्या बात है कि तुम हमारी बेटी को लेने तक नहीं आए और 6 महीने का लंबा अंतराल भी गुजर चुका है। पतिराम जब इस तरीके की बातें सुनता है अपने संबंधी हाकिम सिंह के द्वारा तो उसको तो किसी बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसलिए तुरंत ही अपने संबंधी से कहता है हाकिम सिंह से कि वह अपने छोटे बेटे को भेज रहा है और तुम उसके साथ में अर्चना को भेज देना।
उसके बाद में पतिराम का छोटा वाला बेटा जो वहाँ पर जाता है, उसके बाद में अपनी भाभी अर्चना को लेकर अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों 31 मई साल 2014 रात्रि के जो खाना खाने के बाद में जो परिवार वाले थे अभी सो जाते हैं, और सोने के बाद में जैसे ही सुबह होती है तो जो बिहारी था जब ये सो के उठता है तो उसकी पत्नी अपनी चारपाई पे मौजूद नहीं होती है। अब जैसे ही वो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है और उसका मंगलसूत्र, उसके कपड़े, उसकी चूड़ियाँ, उसकी चप्पलें सब वहीं पर पड़े हुए हैं, तो वो एकदम से घबरा जाता है। अब दोस्तों जब जैसे ही वो घबरा जाता है, वो एकदम से परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी आखिर कहाँ चली गई। उसके बाद में वो कमरे में इधर उधर देखता है तो वहीं पर उसे एक लेटर मिलता है, और उस लेटर में ये साफ साफ लिखा हुआ होता है, अपने पति से माफ़ी मांगते हुए अर्चना ने लिखा था कि दरअसल वो पिछले जन्म में एक नागिन थी और कुछ नाग आज रात को आए और उन्होंने मुझे नागिन बना दिया। मैं तुम्हारे कमरे में ही कहीं ना कहीं मौजूद हूँ, तुम मुझे ढूंढ लेना, और जब मैं तुम्हें मिल जाऊँ तो तुम मुझे जंगल में छोड़ आना। अब जैसे ही बिहारी उस लेटर को पढ़ता है वो एकदम से सन्न रह जाता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में वो उस कमरे की तलाशी करता है। जब कमरे की तलाशी करता है तो आखिरकार जो उसकी पत्नी अर्चना का जो चारपाई था, उस पर जो ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, जो कंबल पड़ा हुआ था, उसी के अंदर एक काली कलर की नागिन मिलती है। बिहारी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी अर्चना है। अब इस बारे में ये तुरंत अपनी फैमिली में बताता है। फैमिली में बताने के बाद में जैसे ही ये बात बिहारी की माँ को पता चलती है, वो तुरंत ये कहती है कि अर्चना बिल्कुल ठीक कहती थी। अर्चना ने मुझे कई बार बताया था कि उसके सपने में नाग आते हैं और वो नाग उससे हमेशा यही कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में एक नागिन थी और हम तुम्हें बहुत जल्द नागिन बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। अब जैसे ही ये बातें पूरी परिवार में फैलती हैं, उसके बाद में परिवार वाले हाकिम सिंह को कॉल करते हैं। हाकिम सिंह जो कि अर्चना का पिता था, हाकिम सिंह को कॉल करने के बाद में ये पूरी बात बताते हैं। अब हाकिम सिंह भी अपनी पत्नी को लेता है, दौड़ा दौड़ा अर्चना के ससुराल पहुंचता है, और वहां पर जाने के बाद में देखता है तो बात तो बिल्कुल सही थी, एक नागिन वहां पर मौजूद है। उसके बाद में हाकिम सिंह बेचारा अपनी बेटी की जगह उस नागिन को लेता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो बेटी है अब ये नागिन बन चुकी है, और उस बेटी को लेने के बाद में नागिन को ये अपने घर आ जाता है, अपने गांव आ जाता है। अब दोस्तों बेचारा हाकिम सिंह हताश परेशान अपनी बेटी जो कि नागिन का रूप ले चुकी थी उसे लेकर अपने घर आ जाता है। और जैसे ही ये बात पूरे गांव में हल्के हल्के फैलती है, कानाफूसी होती है कि जो हाकिम सिंह थे उनकी जो बेटी है अर्चना, दरअसल वो नागिन बन चुकी है, उसने नागिन का रूप ले लिया है। अब जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैलती है तो पूरे गांव से लोग जो हैं वो उस नागिन को देखने के लिए आते हैं, और उस नागिन को देखने के बाद में हैरान भी होते हैं, कानाफूसी होती है, परेशान होते हैं। और होते करते ये बात हाकिम सिंह के ही पड़ोस में रहने वाले 2 सपेरों को पता चल जाती है, जो कि पड़ोस के गांव में रहते थे। एक सपेरे का नाम अमर और दूसरे सपेरे का नाम सोनू। अब जब ये बात उनको पता चलती है तो अमर और सोनू तुरंत हाकिम सिंह के घर पे पहुंचते हैं और उस नागिन से मिलते हैं। अब जैसे ही वो उस नागिन को देखते हैं तो तुरंत वो हाकिम सिंह से कहते हैं, दरअसल तुम जिसे नागिन समझ रहे हो ये कोई नागिन नहीं है, बल्कि ये तो एक नाग है, और इसके जहर की थैली निकाल दी गई है, जिसकी वजह से ये किसी को काट नहीं रहा है, किसी को डस नहीं रहा है। अब जैसे ही ये बात हाकिम सिंह सुनता है तुरंत वो समझ जाता है कि जो अर्चना के ससुराल वाले हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ में कुछ ना कुछ गलत कर दिया, उसको कहीं गायब कर दिया, और उसके बाद में हमें एक नाग पकड़ा दिया। अब वो आगे पीछे तो कुछ नहीं देखता है और तुरंत नज़दीकी थाने में जाता है और जो अर्चना के ससुराल वाले थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। अब दोस्तों पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है तो मुकदमा दर्ज करने के बाद में अब सबसे पहले छापा जो मारा जाता है अर्चना की ससुराल में मारा जाता है। और वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता है, बल्कि घर के सारे लोग भाग चुके थे। बस घर के अंदर परिवार का जो मुखिया था पतिराम, ये पुलिस को मिल जाता है। अब जैसे ही पतिराम पुलिस को मिलता है, पुलिस तुरंत पतिराम को अरेस्ट करती है और उसको थाने लेके आती है। और थाने लेके आने के बाद में पतिराम से अर्चना के बारे में सवाल करती है कि अर्चना कहाँ गई और तुमने उनके अर्चना के माता पिता को आखिर एक नाग क्यों दे दिया। लेकिन पतिराम पुलिस से कहता है कि साहब मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं, कहाँ क्या हुआ, अर्चना कहाँ गई, इस बारे में मुझे नहीं पता। बस एक लेटर मिला था जिसमें यह जिक्र किया गया था कि वो नागिन बन गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बिहारी ये बात सुनता है कि उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बिहारी खुद पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को पूरी बात बताता है। दरअसल बिहारी खुलासा करता है कि दरअसल उसकी जो पत्नी है ये नागिन वागिन कुछ नहीं बनी है, बल्कि वो अपने प्रेमी के साथ में भाग गई है। अब जब पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस एकदम से हैरान रह जाती है। उसके बाद में जो बिहारी था ये पुलिस को बताता है कि दरअसल उसका जो भांजा है जिसका नाम रामेश्वर और उसकी जो पत्नी है अर्चना, इनका शादी से ही पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इन दोनों को मैंने अपने ही घर के अंदर आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा था। दरअसल वो मेरी पत्नी भागी नहीं है। जिस दिन इस तरीके का जिक्र हुआ, लेटर मुझे मिला, पत्नी रूम के अंदर नहीं थी, उसी दिन मैंने रामेश्वर के बारे में भी पता निकलवाया। तो पता चला जो रामेश्वर था ये भी उसी दिन से घर से लापता है। मैं समझ गया था कि उसकी जो पत्नी है
ये रामेश्वर के साथ में भाग गई है, लेकिन बदनामी के डर से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अब जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है, पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कहीं ना कहीं जो बिहारी है ये सच बोल रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। और उसके बाद में पुलिस अपनी एक टीम लेती है और उसके बाद में रामेश्वर के घर पहुंचती है। जब वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है रामेश्वर जो है वो घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली से लगातार फ़ोन पे बात कर रहा है। अब जब फ़ोन पे बात करने की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस समझ जाती है कि अब रामेश्वर का जो पता लगाना है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद में पुलिस जो है उसके नंबर को ट्रेस करती है और पुलिस को आखिरकार रामेश्वर की लोकेशन मिल जाती है। उसके बाद में 24 अक्टूबर साल 2014 को भोपाल से जाकर रामेश्वर और जो अर्चना थी, इन दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को थाने लेके आती है और थाने लेके आने के बाद में जब अर्चना से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुमने इस तरीके का षड्यंत्र क्यों रचा, तो अर्चना पुलिस को एक कहानी सुनाती है। दरअसल अर्चना बताती है कि वो शादी से ही पहले से रामेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके जो परिवार वाले थे ये रामेश्वर से उसकी शादी करना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में मेरी शादी बिहारी से हो गई, लेकिन बिहारी से शादी करने के बाद में मुझे पता चला जो बिहारी है दरअसल ये रामेश्वर का मामा है। उसके बाद में रामेश्वर हमारे घर लगातार आता था और इसी बीच में हम दोनों के बीच में फिर से नज़दीकियाँ बन गई और हम लोगों का जो प्रेम प्रसंग था ये फिर से चालू हो गया। अब उसके बाद में हम लोग शादी करना तो चाहते थे, लेकिन उसके बाद में हमने एक प्लान बनाया। हमने सोचा अगर हम लोग इस तरीके से भाग गए और भाग के हमने शादी कर ली तो जो मेरे ससुराल वाले हैं ये कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ लाएंगे। इसलिए हमने एक प्लान बनाया, मार्केट गए, मार्केट से हमने सपेरे से एक नाग लिया। उसके बाद में नाग को हमने अपने कमरे में छोड़ दिया और उसके बाद में जो पूरी कहानी थी उसकी स्क्रिप्ट तैयार करी और एक लेटर रूम के अंदर छोड़ दिया। और मैंने लेटर में लिखा कि दरअसल में पिछले जन्म में एक नागिन थी और रोज़ रात को नाग देवता उसके सपने में आते थे और इस रात भी नाग देवता आए और उसे नागिन बना दिया। और उसके बाद से इस तरीके से हम लोग वहाँ से भाग गए। बहरहाल दोस्तों, पुलिस भी जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस को भी एक बार हंसी आती है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और क्राइम करने के लिए लोग किस किस तरीके का रास्ता अपनाते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस रामेश्वर को जो अर्चना है उसको भगाने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आखिरकार क्राइम करने के लिए लोग किस किस तरीके से रास्ते निकालते हैं, लेकिन उनके सारे रास्ते नाकाफ़ी होते हैं क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से कोई बच नहीं पाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी बोलना चाहें अपने कमेंट्स लास्ट में कर दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें नवीन कुमार जी हैं जो लिखते हैं जल्द ही आपका जो चैनल है ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा, बेस्ट विशेष। तो नवीन कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अजय कुमार जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मिस्टीरियस कहानी सुनाया करें। तो मिस्टीरियस कहानी मैंने आप लोग को सुनाई भी थी, लेकिन उस पर आप लोग का प्यार थोड़ा कम मिला, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को अपने थोड़ा और करीब लगाऊं और फिर उसके बाद में मैं आप लोग को मिस्टीरियस कहानी सुनाऊं, दुनिया की कहानियाँ सुनाऊं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी का है, लिखते हैं बिग ब्लैक स्पॉट ऑन द नेम ऑफ ब्रदर। सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से, यानी कि कल जो मैंने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली कहानी सुनाई थी उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद प्रकाश राज लिखते हैं नमस्कार सर, उस जल्लाद भाई को फांसी होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये शिव प्रसाद लिखते हैं कहानी एक्सीलेंट है, आंखों में आंसू आ गए, ऐसे पापी भाई को फांसी होना चाहिए। घोर कलयुग आ गया है, दुनिया में भी फ़र्क और दुनिया एक तरीके से इस तरीके की जब घटनाएं सुनी जाती है तो उन पर विश्वास नहीं होता है। उसके बाद में प्रकाश सरोज हैं, ये लिखते हैं आज के टाइम में रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातों में रह गया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सोनम है, ये लिखती हैं वाचिंग फ्रॉम चाइना। तो चाइना से हमारी स्टोरी सुनती हैं, तो सोनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी हैं, बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, लिखते हैं मलिक साहब ये भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है, बहुत दुख हुआ ऐसी कहानियाँ सुनकर। तो ज्ञान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार कमेंट्स भी करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। सुनील त्यागी जी लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। उसके बाद में AS 617 करके हैं, लिखते हैं शाबिर जी इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कम व्यूज़ मिलता है तो बुरा लगता है। डेफिनेटली बुरा लगता है। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना प्यार भी दिखा रहे हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज वाली जो कहानी उसे सुनने के बाद मेरी तो नींद ही गायब हो गई। भाई तो इस भाई को तो फांसी होना चाहिए। और उसके बाद में AS 617 फिर से कमेंट करते हैं ये सब गलती माँ बाप की परवरिश की है। दोस्तों, कुछ कहानियों में माँ बाप की भी गलती नहीं होती, कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो क्राइम कर ही देते हैं और उसके बाद में जो उन्हें कानून सज़ा देता है यकीनन वो हैरान करने वाली होती है। उसके बाद में यूज़र करके ID है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो आप? निशु उत्तराखंड से हमारी कहानी देखती हैं, रुड़की से। तो निशु जी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि रुड़की उत्तराखंड से आप हमारी कहानी देखते हैं। उसके बाद में गुलफाम खान है, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, वालेकुम सलाम भाई।
उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं ऐसे भाई को फांसी होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये जितेंद्र कुमार का है, वो कहते हैं कहाँ पहुँच गए हम। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये दिनेश गुप्ता का है, ये लिखते हैं सज़ा नहीं इस व्यक्ति का जिस भाई के बारे में मैंने कल जिक्र किया था, इसका तो सीधा राम नाम सत्य होना चाहिए। उसके बाद में ब्लैक कैट है, लिखते हैं ये कहानी सुनने के बाद कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। उसके बाद में डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में गुलफाम हैं जो लिखते हैं इरफान खान गुनाम। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी और हमारा एफर्ट आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और कहानी सुनाने में अगर कुछ गलतियाँ हों तो उस बारे में भी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।